नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के भूगोल के श्रृंखला के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम हिमालय पर्वत के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में जितना संभव हो सकेगा उतनी चीज़ों को हम कवर कर लेंगे। यदि नहीं हो पाएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी चीज़ें कवर कर लेंगे। हिमालय पर्वत को पढ़ेंगे, इसके पहले हमने भारत के जो द्वीप समूह हैं इन सबको पढ़ लिया है। अगर भारत की जो फिजियोग्राफी है, यानी कि भारत की जो भौतिक अवस्था है या भौतिक जो विशेषताएं हैं वो कितनी प्रकार की हैं, तो वो मुख्य रूप से देखें तो भारत की भौतिक उच्चावच कितने प्रकार की हैं। तो अगर हम उनके जो भूगर्भिक संरचना है या जो शैलें हैं उसकी अगर विशेषताओं के अनुसार देखें तो मुख्य रूप से हम 5 प्रकार के भौतिक उच्चावच भारत में बता सकते हैं। उसमें से सबसे पहला है जो उत्तर का हिमालय है, उत्तर का हिमालय। फिर दूसरे नंबर पे हम दे सकते हैं उसके नीचे का जो मैदानी इलाका है, मैदान। फिर तीसरे नंबर पर जो दक्षिण का पठार है, दक्षिण का पठार। इसके बाद जो तटीय मैदान है, इन सारी चीज़ों का हमें अध्ययन करना है क्रमवार तरीके से। फिर जो द्वीप समूह हैं, तो द्वीप समूह का हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में एकदम डिटेल में अध्ययन कर लिया है। उस वीडियो का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। करीब 49 मिनट का वीडियो है। सारे द्वीप संबंधी जितने भी प्रश्न हो सकते हैं या जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उस वाले वीडियो में हमने बता दिया है। तो उत्तर का हिमालय, फिर उसके नीचे मैदान, दक्षिण का पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह, फिर मरुस्थल। तो इस तरीके से हम जो है अध्ययन कर सकते हैं भारत की जो भौतिक विशेषताएं हैं इसका। अच्छा, भारत में कितने प्रतिशत पर्वत, कितने प्रतिशत पठार, ये सारी चीज़ें हैं तो उसको भी हम देख लेते हैं। भारत में जो पर्वत हैं, पर्वत वो कितने हैं, तो वो है 10.6%। 10.6% हमारे कुल भूभाग का पर्वत है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 10.6% पर्वत है। और जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ वो कितना है, तो पहाड़ियों की संख्या यदि हम देखें तो वो करीब करीब 18.5% है। 18.5%। यदि प्रश्न में कभी ये पूछ ले कि भारत में कितने प्रतिशत पर्वत व पहाड़ियाँ हैं, तो सिंपल सा इसे ऐड कर लेंगे, यानी 1.819112 29.1% जो है भारत में पर्वत एवं पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद भारत में जो मैदान है वो कितना है, तो भारत में मैदान जो है वो थोड़ी से कम है। अगर पर्वत की बात करें तो वो 18.5 है। 10.6% पर्वत हैं, 18.5% पहाड़ियाँ हैं, 27.7% पठार हैं। पठार कितना है, तो वो 27.6% के आसपास पठार है। 27.7% पठार। उसके बाद आ जाता है अपना मैदान, और मैदान कितना है, तो मैदान है 43.2%। 43.2% हमारे यहाँ पर मैदान है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं भारत में कितने प्रतिशत चीज़ों का आवंटन है। पर्वत 10.6% है, पहाड़ियाँ 18.5% हैं, दोनों मिलाकर के 29.1% पर्वत एवं पहाड़ियाँ हैं। पठार 27.7% है और मैदान 43.2% है। तो इस तरीके से हमने देख लिया इसको। अब उत्तर का जो हिमालय है इसका अध्ययन हम कर रहे हैं आज के इस लेक्चर में। हिमालय के अध्ययन को हम मुख्य रूप से 2 तरीके से पढ़ते हैं। तो आज का हम पहले हेडिंग डाल रहे हैं, क्या हमें पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है हिमालय। हिमालय को एक तो हम पढ़ सकते हैं इसके आयु के आधार पर। इसको बांटा जाता है एक तरीके से आयु के आधार पर
हिमालय, और दूसरा बांटते हैं नदियों के आधार पर हिमालय, नदियों के आधार पर। आयु के आधार पर हिमालय जो है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से नंबर 1 है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, इसी ट्रांस हिमालय को हम पार हिमालय भी कह देते हैं, पार हिमालय। फिर दूसरे नंबर पर आता है जिसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, या कह लें कि वृहद हिमालय, वृहद हिमालय बोल लें इसको, या इसी को हम महान हिमालय भी कह देते हैं। इसको इंग्लिश में हम बोले तो ग्रेटर हिमालय इसको बोल देते हैं, ग्रेटर हिमालय। फिर तीसरे नंबर पर आता है मध्य हिमालय, या हम कह लें कि लघु हिमालय, लघु हिमालय, इसी को हम मध्य हिमालय भी कह देते हैं। इंग्लिश में बोलें तो मिडिल हिमालय ऐसा कह सकते हैं। फिर चौथा नंबर पाता है छोटा हिमालय, या हम कह लें कि शिवालिक हिमालय, ये चौथी श्रेणी है शिवालिक। इनमें से ट्रांस हिमालय तो वो है जो हिमालय के पार वाले पर्वत हैं, उसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। वृहद हिमालय ये सबसे बड़ा हिमालय है और ये इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है और इसकी लंबाई चौड़ाई भी सबसे ज़्यादा है। लघु हिमालय उसके दक्षिण में है जिसको मध्य हिमालय भी कह देते हैं। फिर शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय को वाह्य हिमालय भी कह देते हैं, वाह्य हिमालय। और जो ये वृहद हिमालय है, वृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी कह देते हैं। तो ये भी समझ लें कि आंतरिक हिमालय और वृहद हिमालय क्यों कहते हैं। जैसे आपको पता है कि हिमालय चापाकार या तलवार की आकृति का या धनुषाकार में है, यानी कि थोड़ा सा कर्व है। उत्तर से अगर उत्तर पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व तक देखें तो वो चापाकार में फैला हुआ है, उसके भी मैप में हम देख लेंगे। तो जैसे इस प्रकार से फैला है ऐसा, ये हो गया अपना ट्रांस हिमालय, फिर ये हो गया वृहद हिमालय, ये हो गया लघु हिमालय, ये हो गया शिवालिक हिमालय। तो यदि ये चापाकार थोड़ा सा कर्व लेकर के है तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं जाकर के ऐसे सर्कल बनाएगी, ऐसे सर्कल बन सकती हैं। हालांकि ऐसा पर्वत है नहीं, पर्वत तो केवल यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन यदि इसका हम सेंटर देखें तो ये है। अब सेंटर से जो सबसे नज़दीक वाले पर्वत हैं तो जाहिर सी बात है उसको आंतरिक हिमालय कह देंगे, यानी कि ट्रांस हिमालय और जो वृहद हिमालय है, ये मुख्य रूप से जो वृहद हिमालय है इसको हम क्या कह देते हैं, ये आंतरिक हिमालय है। और चूंकि ये सेंटर से लास्ट वाला जो है सबसे दूर है, इसलिए इसको बाह्य हिमालय भी कह देते हैं, क्योंकि ये जो वृत्त बनेगा बाहर वाला, ये बाहरी वृत्त बनेगा, तो जाहिर सी बात है इसको बाह्य हिमालय कह देते हैं। और ये केंद्र से अंदर की तरफ बन रहा है वृत्त, तो इसको आंतरिक हिमालय कह देते हैं। तो हम आयु के आधार पर 4 प्रकार से जो है हिमालय का अध्ययन करते हैं। नदियों के आधार पर भी 4 प्रकार के हम हिमालय अध्ययन करते हैं। एक कश्मीर हिमालय, एक कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय कह देते हैं, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा जो है असम हिमालय। लेकिन नदियों के आधार पर जो हिमालय है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसमें हम आयु के आधार पर हिमालय का अध्ययन कर रहे हैं। हिमालय जो है उसको सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं कि किस किस राज्यों में फैला हुआ है और किस किस देशों में फैला हुआ है। जैसे ये हम मैप बना लें, ये इस प्रकार से। तो हिमालय में सबसे पहले हमने देखा था ट्रांस हिमालय,
अब जो हिमालय फैला हुआ है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है। इधर से शुरू होता है, ये है वृहद हिमालय, जो यहाँ से जा रहा है इसको बोलते हैं वृहद हिमालय। तो ये सबसे पहले हो गया वृहद हिमालय। एक एक हम करके उसको पहले इंडिकेट कर लें, फिर हम उसके बारे में डिटेलिंग जो है उसको देख लेंगे। ये हो गया अपना वृहद हिमालय। फिर इसके दक्षिण में है मध्य हिमालय, जो कि यहीं से ऐसे शुरू होगा और ऐसे इसी के समानांतर ऐसे होते हुए जाएगा यहाँ तक। तो ये हो गया अपना इसको बोल देंगे मध्य हिमालय, या इसी को बोल सकते हैं लघु हिमालय। इसके दक्षिण में शिवालिक है। शिवालिक जो है वो थोड़ा सा सकरा है, यानी ये यहाँ से शुरू होगा ऐसे और धीरे धीरे जाते जाते जो असम है इसके पहले पहले ही जो है इसी में विलीन हो जाती है ऐसे करके। फिर अरुणाचल प्रदेश में यही शिवालिक हिमालय जो है वो 4 पहाड़ियों के रूप में फिर से उभर कर चली जाती है। तो उसको हम देखेंगे जब उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ देखेंगे तो उसमें। तो ये हो गया अपना शिवालिक हिमालय। इसके उत्तर में जो हिमालय है, वृहद हिमालय के उत्तर में जितने भी हिमालय वाली श्रेणियां हैं उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। तो भारत में ट्रांस हिमालय के मुख्य रूप से 3 श्रेणियां हैं। एक है जिसको बोलते हैं काराकोरम श्रेणी, ये है काराकोरम श्रेणी। फिर इसके दक्षिण में है लद्दाख श्रेणी, ये है लद्दाख श्रेणी। इसके दक्षिण में एक श्रेणी है जिसको बोलते हैं जास्कर श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, इसको सम्मिलित रूप से हम कह देते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। तो इस प्रकार से हमने मैप में देख लिया 4 प्रकार के हिमालय की अवस्थिति क्या है। भारत में जो ट्रांस हिमालय है उसकी मुख्य रूप से 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। उत्तर से दक्षिण का क्रम भी पता होना चाहिए। फिर इसके दक्षिण में यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो फैला हुआ है पूरा देखिए कर्व के तरीके से फैला हुआ है, यानी धनुषाकार आकृति में है, जिसको चापाकार आकृति या तलवार की आकृति भी बोल देते हैं। तो इस आकृति में उत्तर पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व के राज्यों तक फैला हुआ है वृहद हिमालय, जो कि पश्चिम में इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है और पूरब में इसकी जो चौड़ाई है वो धीरे धीरे साँकड़ी होती चली जाती है। और दुनिया की 10 सबसे बड़ी ऊंची ऊंची चोटियाँ जो हैं वृहद हिमालय पर अवस्थित हैं। इसके नीचे है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, जो कि जम्मू कश्मीर से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश तक की भी समानांतर जाती है और इसकी चौड़ाई जो है वो पश्चिम में ज़्यादा है और पूर्व में कम है। फिर इसके दक्षिण में शिवालिक हिमालय जो जम्मू कश्मीर से निकलती है और नेपाल से एकदम समानांतर होते हुए इधर असम के पहले पहले ही ये विलीन हो जाती है लघु हिमालय में ही। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय की कुछ श्रेणियाँ फिर से उभर करके चली जाती हैं, जिसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी की जो पहाड़ियाँ हैं, जैसे डफला, मेरी, अबोर, मिश्मी हैं। ये कुछ पहाड़ियाँ हैं जो कि शिवालिक की ही श्रेणियाँ हैं। अब हिमालय के बारे में कुछ कॉमन सी चीज़ें थोड़ा सा और जान लें कि यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय की लंबाई कितनी है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं हिमालय की लंबाई। तो हिमालय की लंबाई है कितनी, तो वह है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। उसके बाद हिमालय का क्षेत्रफल कितना है, हिमालय का ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा,
हिमालय का क्षेत्रफल, तो हिमालय का क्षेत्रफल है 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर हिमालय का क्षेत्रफल है। और उत्तर पश्चिम में हिमालय शुरू होता है, तो आपको पता है ये काराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर। तो काराकोरम, ये लद्दाख और जास्कर के बीच में एक नदी बहती है। यहाँ से यहाँ पे एक झील है, कैलाश पर्वत के पास एक झील है जिसको मानसरोवर झील बोल देते हैं। उसके पास में एक और झील है, वहाँ से सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी निकलती है और लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से बहते हुए ऐसे जाती है पीओके में, फिर पीओके से यहाँ से ऐसे मुड़ जाती है पाकिस्तान में। तो ये है सिंधु नदी, सिंधु नदी। और फिर यहीं पे जो मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसको तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं। सांगपो नदी ऐसे निकलती है और फिर ये अरुणाचल प्रदेश से दक्षिणावर्त होते हुए अरुणाचल प्रदेश में आती है, फिर असम में आती है। असम में आने के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये नदी, इसको बोलते हैं तिब्बत में सांगपो नदी, सांगपो नदी। और जब यही सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसी नदी को बोल देते हैं दिहांग नदी। और जब यही नदी असम में आती है तो इसको बोल देते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और जब ये नदी बांग्लादेश में जाती है तो इसी नदी को ही बोल देते हैं जमुना नदी। और जमुना नदी फिर जाकर के गंगा से मिल जाती है और संयुक्त धारा उसकी मेघना नदी बन जाती है। तो हिमालय पर्वत का विस्तार उत्तर पश्चिम में जो सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी का एक गॉर्ज है यहाँ पर जिसको महाखड्ड बोलते हैं हिंदी में। तो गॉर्ज, सिंधु नदी का गॉर्ज है। गॉर्ज मतलब होता है कि जब नदियाँ काफ़ी सालों से, हज़ारों लाखों सालों से किसी एक पर्वत श्रेणी पर लगातार बहती रहती हैं तो वो अपने मार्ग की पर्वत श्रेणियों को काटती जाती हैं, गहरा करती जाती हैं, और गहरा करने के क्रम में वो एक खड्ड का निर्माण कर देती हैं जिसको महाखड्ड बोलते हैं या गॉर्ज बोल देते हैं। तो यहाँ पर एक महाखड्ड है जिसको बोलते हैं सिंधु गॉर्ज। इस वाले गॉर्ज का क्या नाम है? तो सिंधु महाखड्ड। सिंधु नदी चूँकि इस पर बहती है इसलिए इसको बोलते थे सिंधु महाखड्ड। और उत्तर पूर्व में जो सांगपो नदी बह रही है, तो सांगपो नदी जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो दिहांग नदी उसको कहने लगते हैं। तो इधर भी जो पर्वत श्रेणी है इसको बहुत गहरा कर देती है ये सांगपो नदी, इसलिए इसको भी महाखड्ड बोल देते हैं। इस महाखड्ड का नाम है दिहांग महाखड्ड, दिहांग महाखड्ड। यानी हिमालय पर्वत का विस्तार जम्मू कश्मीर के, या कहें कि भारत के उत्तर पश्चिम से सिंधु महाखड्ड से शुरू होकर के चापाकार अवस्थिति में 2500 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में अरुणाचल प्रदेश के दिहांग महाखड्ड से होते हुए जाती है। उसके बाद यहाँ से हिमालय पर्वत दक्षिणावर्त भी हो जाती है, उसको हम देखेंगे उत्तर पूर्वी राज्यों का जब देखेंगे तब उस समय। तो ये था हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अगर देखें इसकी चौड़ाई क्या है, तो इसकी चौड़ाई, हिमालय की चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और पूर्व में इसकी चौड़ाई धीरे धीरे कम हो जाती है। हिमालय कितने देशांतरों के मध्य फैला हुआ है? देशांतर, जैसे भारत का जो सबसे पश्चिमी छोर है वो 68 डिग्री 7 मिनट पर है, जिसको बोलते हैं गौर माता, कच्छ में, गुजरात के कच्छ में। और सबसे पूर्वी छोर जो है वो अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है जो 97 डिग्री 25 मिनट पर है। तो किबिथु से लेकर के गौर माता तक का जो देशांतरीय विस्तार है वो 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार है। लेकिन जो हिमालय है वो कितने देशांतरीय विस्तार पे फैला हुआ है? तो हिमालय 22 देशांतरीय विस्तार पर है। हिमालय का विस्तार 22 देशांतरीय डिग्री तक हम कह सकते हैं।
और एक चीज़, पूरे के पूरे हिमालय के, चाहे ट्रांस हिमालय हो, वृहद हिमालय हो, लघु हिमालय हो, शिवालिक हिमालय हो, इसकी औसत ऊंचाई क्या है? कुल हिमालय की औसत ऊंचाई, किसी एक हिमालय की बात नहीं, टोटल और ओवरऑल हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो वो है 600 मीटर। और हिमालय पर एशिया की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, तो उनमें से 6,500 जो 6,500 मीटर, 6,500 6,500 मीटर से ऊंची चोटियां यहाँ पर कई सारी हैं। अकेले एशिया महाद्वीप का करीब करीब 94 चोटियाँ हैं। एशिया महाद्वीप में कुल मिलाकर के 94 ऐसी चोटियाँ हैं जो 6.5 किलोमीटर से भी ऊंची हैं, जिसमें से अकेले 92 चोटियाँ जो हैं वो हिमालय प्रदेश में पड़ता है। यानी कि काफ़ी ऊंची चोटियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। विश्व की सबसे बड़ी 10 चोटियाँ यहीं पर पाई जाती हैं, और एशिया की 94 जो चोटियाँ 6.5 किलोमीटर से ऊंचाई की हैं, उनमें से 92 चोटियाँ अकेले हिमालय वाले प्रदेश में पाई जाती हैं। और इसका जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं। हिमालय जो है वो एक नवीन मोड़दार पर्वत है, यानी कि ये परतदार पर्वत जिसको बोलते थे, या मोड़दार पर्वत, फोल्डेड माउंटेन कह देते हैं। उसका भी एक अपना भूगर्भिक इतिहास है कि पहले पूरा का पूरा पृथ्वी एक कहने कि जितने भी आज के कॉन्टिनेंट हैं वो सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे, जिसको पैंजिया नाम दिया गया। और बाकी सारे हिस्से में पानी भरा हुआ था, जिसको पैंथालासा नाम दिया गया। आज से 32 करोड़ साल पहले जो है पैंजिया में विखंडन हुआ, जो कि उत्तरी हिस्से और दक्षिणी हिस्से में वो टूट करके फैल गया। उत्तरी हिस्से को यूरेशिया लैंड या अंगारा लैंड या लॉरेशिया लैंड कहा गया, दक्षिणी वाले को गोंडवाना लैंड कहा गया। फिर उसके बीच में जो पानी भर गया उसको टेथीस सागर कहा गया। फिर उत्तरी जो अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड है, दोनों तरफ से नदियाँ बहती थी, तो नदियों से जो गाद वगैरह आते थे वो टेथीस सी में धीरे धीरे पटते चले गए। तो जब फिर से नीचे वाली प्लेटें खिसक करके पास में आई, तो वो जो गाद था जो कि टेथीस सागर में भरा हुआ था, उसमें वलन पड़ गया। और वलन पड़ने के परिणाम स्वरूप ये हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। उसको हम कभी और दिन देख लेंगे, यदि ज़रूरत पड़ी तो इसी में देख लेंगे, नहीं तो हम बाद में उसको देख लेंगे, उसका भूगर्भिक इतिहास किस प्रकार से था। तो ये चीज़ इसमें है। अब हम एक एक हिमालय को देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय सबसे पहले। ट्रांस हिमालय जो है वो सबसे उत्तरी हिमालय है। हिमालय पर्वत श्रेणियों की सबसे उत्तरी हिमालय जो है वो ट्रांस हिमालय है, और आयु के आधार पर ये ट्रांस हिमालय जो है वो सबसे पुराना भी है। जैसे अगर हम देखें, पाकिस्तान में भी इसका एक दक्षिणावर्त मोड़ चला जाता है। सिंधु गॉर्ज से शुरू होता है भारत में और दिहांग गॉर्ज तक जाता है, तो भारत की अवस्थिति है। लेकिन इसके बाद भी वृहद हिमालय जो है वो सिंधु गॉर्ज से कह लें कि इधर से दक्षिणावर्त ऐसे हो जाता है, पाकिस्तान में भी जाता है, जिसको हिंदू कुश बोल देते हैं। फिर ये जो ट्रांस हिमालय है उसकी एक श्रेणी कैलाश पर्वत के रूप में तिब्बत में भी जाती है, कैलाश श्रेणी। फिर एक कुनलुन श्रेणी है जो कि चाइना में जाती है, कुनलुन श्रेणी। तो इस प्रकार से ये ट्रांस हिमालय वाला हिस्सा था। भारत में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी है। सिंधु नदी जो है वो कहाँ बहती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है। भारत की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है K2। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि वृहद हिमालय पर ही है। लेकिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, या कहें कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 है। और K2 कहाँ है? तो इसी काराकोरम श्रेणी पर है। ये इसका चोटी का नाम है K2, और इसी को ही गॉडविन ऑस्टिन कह देते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। और ये POK वाले पार्ट में पड़ता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर।
तो पीओके को भारत अपना हिस्सा मानता है, तो जाहिर सी बात है कि पीओके जो है K2 जो है वो पीओके वाले हिस्से में है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से भारत का नियंत्रण अभी वहाँ पर नहीं है। तो इसलिए ये विश्व की दूसरी ऊंची चोटी हो गई और भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी हो गई। इसके नीचे ये लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी में एक चोटी है जो कि लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी का नाम है राकापोशी चोटी। राकापोशी चोटी। और राकापोशी चोटी की विशेषता ये है कि ये विश्व की सबसे ज़्यादा तगड़ी ढलान वाली चोटी है। तो विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी कौन सी है? तो राकापोशी चोटी है, जो कि अपने लद्दाख वाले हिमालय में पड़ता है। तो ये हो गया राकापोशी चोटी। फिर इसके दक्षिण में अपना है जास्कर श्रेणी, और लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में बहती है सिंधु नदी। फिर ये ट्रांस हिमालय है, ये वृहद हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से कौन सी जोन अलग करती है? तो इसके बीच में एक जोन पड़ता है, ये जोन, इस जोन को बोलते हैं सिंधु शचर। सिंधु शचर, यानी कि हम कह लें कि IST इसको बोल देते हैं, इंडस सचर थ्रस्ट। तो सिंधु सचर कहाँ पड़ता है? तो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में सिंधु शचर पड़ता है। तो ये था ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ चीज़ें आप फिर से एक बार रिकॉल कर सकते हैं कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो गार्डविन ऑस्टिन है। वो किस श्रेणी पर है? तो वो काराकोरम श्रेणी पे है, जो कि पीओके में पड़ता है। दूसरा पॉइंट, लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो राकापोशी पर्वत शिखर है। लद्दाख श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है ये, और विश्व की सबसे ज़्यादा ढलान वाली चोटी भी इसी को कहते हैं। शचर जोन किसको अलग करती है? तो ट्रांस हिमालय को और वृहद हिमालय को शचर जोन अलग करती है। अगला पॉइंट, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र नाम से, और बांग्लादेश में जमुना नाम से इसको जानते हैं। तो ये इतना हो गया ट्रांस हिमालय के बारे में। इसके बाद आता है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय में हम देख सकते हैं यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं, और ये आयु क्रम के हिसाब से देखें तो ट्रांस हिमालय सबसे पहले बन गया था, उसके बाद बना था वृहद हिमालय। वृहद हिमालय हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। तो वृहद हिमालय, वृहद हिमालय की सबसे पहले चौड़ाई देखें तो पश्चिम में ज़्यादा है और पूर्व में कम है। इसकी चौड़ाई जो है वृहद हिमालय की वो 80 से 100 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है? 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा है ये। लंबाई तो पता ही है, 2500 किलोमीटर लंबा है ये। वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो वो है 6100 मीटर। ये है वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई। फिर कह लें कि यहाँ पे आर्कियन शैलें पाई जाती हैं वृहद हिमालय पर। इसके अलावा यहाँ पे कायांतरित अवसादी शैलें भी पाई जाती हैं। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई 6100 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ पर जो पर्वत चोटियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।
सबसे पश्चिम में जो पर्वत चोटी है उसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे पश्चिमी चोटी है। और वो कहाँ है? तो इसी वृहद हिमालय पर है। वृहद हिमालय की सबसे पश्चिमी जो चोटी है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। और वृहद हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा। नामचा बरवा। और ये कहाँ पर है? तो नामचा बरवा पड़ता है तिब्बत में, या कहें कि तिब्बत और भारत की सीमा पर पड़ता है नामचा बरवा। नामचा बरवा। तो हिमालय पर्वत नंगा पर्वत से लेकर के, जो ये वृहद हिमालय है, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक फैला हुआ है 2500 किलोमीटर तक। जो विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां हैं इसी पर हैं, जिसमें से नामचा बरवा सबसे पहला हो गया, जो कि सबसे पूर्वी चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचन। अगर हम पूर्व से पश्चिम के क्रम में देखें तो सबसे पूर्व में नामचा बरवा है, फिर उससे पश्चिम में आएंगे तो इस पे जो सिक्किम है, सिक्किम में एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा या जंगा। अगर ये कहे कि भारत में पूरी तरीके से भारत के नियंत्रण में जो चोटी है तो वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा हो जाएगा। लेकिन कहा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 हो जाएगा। K2 पीओके में पड़ता है, इसलिए अगर ये कहा जाए कि पीओके वाले हिस्से को छोड़ करके भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो कंचनजंगा है, अदरवाइज K2 है। इसकी ऊंचाई जो है वो 8611 मीटर है। फिर इसके और पश्चिम में आएंगे तो नेपाल में कुछ 4-5 चोटियाँ हैं जो कि बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, जिसमें से एक का नाम है मकालू। इसका नाम है मकालू, जो कि नेपाल में पड़ता है। इसके पश्चिम में एवरेस्ट। एवरेस्ट मतलब माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848.86 मीटर। यह है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। फिर इसके पश्चिम में एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है मनसालू। इस चोटी का नाम है मनसालू। फिर इसके पश्चिम में एक चोटी है, इसका नाम है धौलागिरी। धौलावीरा बोलते हैं इसको। इस चोटी का नाम है धौलावीरा, जो कि उसके पश्चिम में पड़ता है। धौलावीरा। फिर इसके पश्चिम में एक चोटी है नेपाल में ही, जिसका नाम है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। फिर उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड में एक चोटी है जिसका नाम है बंदरपुछ या नंगा देवी कहते थे। नंगा देवी, नंदा देवी बोलते हैं इसको, नंदा देवी। इसके अलावा बंदरपुछ, त्रिशूल, ये भी सारे जो हैं उत्तराखंड में ही पड़ते हैं पर्वत चोटियाँ। तो ये एकदम क्रम से पूर्व से पश्चिम में पता होना चाहिए। सबसे पूर्व में है नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, धौलावीरा, अन्नपूर्णा, नंदा देवी। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे तो नंगा पर्वत भी है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ये हो गई पर्वत चोटियाँ। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में पड़ता है शचर जोन। वृहद हिमालय जो है वो काफ़ी ऊंचा है और इसमें जो वन है, जंगल, वो ज़्यादा घने नहीं हैं, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है इसलिए वहाँ पे घने जंगल नहीं पाए जाते हैं।
और यहाँ की मिट्टी में जो अपरदन है वो भी बहुत ही कम होता है। तो इतनी चीज़ें हो गई इसके बारे में। अब जैसे कुछ और, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ, केदारनाथ, ये भी सारी चोटियाँ पड़ती हैं उत्तराखंड में ही। फिर ये जो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, इसको नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो इसको नेपाल में, ये तिब्बत में अगर बोलें, तिब्बत में, तो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं चोमोलंगमा। चोमोलंगमा, और चोमोलंगमा मतलब होता है पर्वतों की रानी। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलंगमा कहते हैं, जिसका मतलब होता है पर्वतों की रानी। अब यहाँ पे कुछ बड़े बड़े कह लें कि हिमनद भी पाए जाते हैं, तो उसको और बाद में देख लेंगे कभी, हिमनद वगैरह कौन से हैं, और दर्रे वगैरह तो पाए जाते हैं कुछ यहाँ पर, तो उसको देख लेंगे कभी बाद में। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है, 8,848.86 मीटर। फिर कंचनजंगा है, जिसकी ये जो कंचनजंगा है सिक्किम में, इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। फिर मकालू की ऊंचाई 8,481 मीटर है। फिर जो धौलागिरी है, ये धौलावीरा नहीं है, धौलागिरी है, ये धौलागिरी, ये भी खूब ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 8,172 मीटर। तो बस इतना पर्याप्त है। अब कुछ क्वेश्चन बोल दें तो आप उसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, वन लाइनर टाइप का। कश्मीर घाटी तथा डल झील किसके बीच में अवस्थित है? तो वृहद हिमालय और पीर पंजाल हिमालय। पीर पंजाल श्रेणी जो है, यही वृहद हिमालय जो है, इसी के वृहद हिमालय के दक्षिण में पीर पंजाल श्रेणी पड़ती है, जो कि जो मध्य हिमालय है उसी का एक पार्ट है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल और वृहद हिमालय के बीच में ही पड़ता है कश्मीर घाटी, तो उसको हम देखेंगे अभी जब मध्य हिमालय देखेंगे, तो उसके बाद देख लेंगे इसको भी। फिर करेवा क्या है? तो करेवा एक प्रकार की मिट्टी होती है जिसमें जाफ़रान की खेती होती है, जाफ़रान के फूल उगते हैं और जिसमें से केसर की खेती की जाती है करेवा वाले मिट्टी पे, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती हैं। फिर जो केसर है यानी कि जाफ़रान की खेती किस मिट्टी में की जाती है? तो करेवा वाली मिट्टी में की जाती है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड को बोलते हैं। कुमायूं जो घाटी है, कुमायूं श्रेणी, वही है, समझ लीजिए, फूलों की घाटी उसको कहते हैं। काली नदी किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा नदी की सहायक नदी है काली नदी। काली नदी निकलती है जो कि जाके घाघरा नदी मिल जाती है इधर उत्तराखंड से, उत्तराखंड नेपाल की बॉर्डर से। और लोकटक झील कहाँ पर है? तो लोकटक झील यहाँ मणिपुर में है। मणिपुर में लोकटक झील है, जो कि तैरती हुई झील उसको कहा जाता है। अब ये हो गया। अब इसके बाद आएगा मध्य हिमालय, ये खत्म। अगली हेडिंग आप डाल सकते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, आयु की दृष्टि से मध्य हिमालय जो है वो जाहिर सी बात है वृहद हिमालय के बाद बना है। वृहद हिमालय पहले बन गया था, उसके बाद मध्य हिमालय बना है। यह है वृहद हिमालय, इसके नीचे है मध्य हिमालय। वृहद हिमालय या कह लें मध्य हिमालय बोल लें इसको, या लघु हिमालय बोल लें, एक ही बात है। तो वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सा जोन पड़ता है? तो उसको बोलते हैं MCT। MCT इसको बोल देते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो वृहद और लघु हिमालय के मध्य कौन सी थ्रस्ट पड़ती है? तो उसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। जिस प्रकार से ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में शचर जोन था, उसी प्रकार से वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो थ्रस्ट है, जो घाटी है, उसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और इसको भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी जानते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया, इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर जो लघु हिमालय है या मध्य हिमालय है श्रेणी,
ये 80 से 100 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 1800 से 3000 मीटर है। इसकी चौड़ाई वो 80 से 100 किलोमीटर है और जो इसकी औसत ऊंचाई है वो कितनी है, तो वो 1800 से 3000 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। और कहीं कहीं इसकी ऊंचाई 4.5 किलोमीटर तक यानी 4500 मीटर तक भी पहुंच गई है। पीर पंजाल श्रेणी जो है इस मध्य हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी है। मध्य हिमालय को भी नदियों के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांट देते हैं। पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, कुमायूं श्रेणी, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो जो पीर पंजाल श्रेणी है वो मध्य हिमालय का ही एक पार्ट है जो कि पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। तो पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी है। फिर उसके बाद इसका कश्मीर राज्य में फैलाव है और यह इस श्रेणी की सबसे लंबी व प्रमुख श्रेणी है। मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है, तो पीर पंजाल श्रेणी ही सबसे लंबी श्रेणी है। झेलम और व्यास नदियों के बीच लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई में लगातार फैलकर आगे यह श्रेणी दक्षिण पूर्व दिशा में बढ़ जाती है। तो पीर पंजाल के बारे में बता रहा है, कहाँ फैला हुआ है। अब बनिहाल दर्रा जो है यहीं पर है, पीर पंजाल में ही बनिहाल दर्रा है। जैसे इसको हम देखें तो मध्य हिमालय में ही ये वाली जो श्रेणी है इसी को बोल देते हैं पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण में एक शहर है जिसको बोलते हैं जम्मू, और पीर पंजाल के उत्तर में एक शहर है जिसको बोल देते हैं श्रीनगर। तो जम्मू और श्रीनगर के जाने के लिए यहाँ पर एक दर्रा है, ये दर्रा, तो यहीं से दर्रे से निकलते हैं, श्रीनगर पहुँच जाते हैं। तो इसी दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा और इसी में ही जवाहर सुरंग भी अवस्थित है। तो जम्मू और श्रीनगर जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, तो बनिहाल दर्रा है जो कि पीर पंजाल श्रेणी पर ही है। तो इसको हम दर्रे वाले में और अच्छे से देख ही लेंगे। मध्य हिमालय में कुछ जो कह लें कि पर्यटक स्थल हैं, स्वास्थ्य वर्धक पर्यटक स्थल हैं, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे उनमें से कुछ चीज़ें, कुछ नाम आप नोट कर सकते हैं। चक्रौता, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, डलहौजी, ये सारे मध्य हिमालय पर ही अवस्थित हैं। जो दार्जिलिंग है वो पश्चिम बंगाल राज्य में है, डलहौजी ये हिमाचल प्रदेश में है, रानीखेत, नैनीताल, देहरादून ये उत्तराखंड में पड़ते हैं, मध्य हिमालय के ही शहर हैं। फिर मध्य एवं शिवालिक हिमालय के बीच मेन सीमांत दरार यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट पाया जाता है। ये मध्य हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय है। तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या पाया जाता है, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट पाया जाता है। ये वृहद और लघु के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट पाया जाता है। वृहद और लघु के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट पाया जाता है, लेकिन लघु और शिवालिक के बीच में क्या पाया जाता है, तो मेन सेंट्रल कह लें उसको मेन बाउंड्री थ्रस्ट पाया जाता है लघु और शिवालिक के बीच में। फिर यह पर्वत जो है वो प्री कैम्ब्रियन से लेकर के पैलियोजोइक चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। कोरधारी वन भी पाए जाते हैं और इसमें कुछ शीतोष्ण प्रकार की जो घास है वो भी पाई जाती हैं। इसकी ऊंचाई जो है वो बृहद हिमालय की तुलना में मध्य हिमालय की ऊंचाई कम है, इसलिए इस पर से जो नदियां बहती हैं तो वो अपने ढलानों पर मुलायम मुलायम घास पैदा करती हैं, जिसको बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में इन घासों को बोल देते हैं मर्ग। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये जो मर्ग हैं वो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं और उन्हीं घास के मैदान को उत्तराखंड में बुग्याल और बयाल इस नामों से जाना जाता है। बुग्याल, पयार इन नामों से जाना जाता है उत्तराखंड में। कश्मीर घाटी जो है वो इसी मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में पड़ता है कश्मीर घाटी। जैसे ये है बृहद हिमालय, ये है मध्य हिमालय। तो बृहद और मध्य हिमालय के बीच में जो घाटी है जम्मू कश्मीर में, इस घाटी को बोलते हैं
कश्मीर घाटी, और कश्मीर घाटी में ही डल झील है, वुलर झील है, श्रीनगर जो है वो भी कश्मीर घाटी में ही अवस्थित है। और मुसलमानों का एक कह लें कि एक धार्मिक स्थल भी कश्मीर घाटी में ही अवस्थित है। बुग्याल पयार नाम की जो घास का मैदान है वो उत्तराखंड में अवस्थित है, जो कि इसी मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में ही ये घास के मैदान भी पाए जाते हैं। इसके अलावा एक घाटी है जिसको बोलते हैं काठमांडू घाटी। जैसे इस घाटी का नाम है कश्मीर घाटी, जो कि पाया जाता है जम्मू कश्मीर में बृहद और लघु हिमालय के बीच में। फिर हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो घाटी पाई जाती है, घाटी मतलब जैसे ये एक पर्वत हो गया, फिर इसके बीच में कुछ मैदान है, फिर दूसरा पर्वत ऐसे हो गया, तो दो पर्वत के बीच में जो समतल सपाट मैदान होता है इसी को बोल देते हैं घाटी। तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जम्मू कश्मीर में जो घाटी पाई जाती है कश्मीर घाटी हो गया। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो घाटी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है उसको कुल्लू कांगड़ा घाटी बोल देते हैं। फिर बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में उत्तराखंड में भी कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं। नेपाल में बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो घाटी पाई जाती है उसको बोलते हैं काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी। और सिक्किम में बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो घाटी पाई जाती है उसको बोलते हैं चुम्बू घाटी, चुम्बू या चुम्बी घाटी। नेपाल में बृहद और लघु के बीच में जो घाटी पाई जाती है उसको बोलते हैं काठमांडू घाटी। हिमाचल प्रदेश में बृहद और लघु के बीच में जो घाटी पाई जाती है उसको बोलते हैं कुल्लू कांगड़ा घाटी। और बृहद और लघु हिमालय के बीच में जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है घाटी उसको बोलते हैं कश्मीर घाटी। तो ये थी इतनी सी बात इसमें। इसके अलावा अब आ जाता है अपना शिवालिक हिमालय। तो ये सारा इतना फिनिश्ड। फिर आ गया शिवालिक हिमालय, जो कि सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। शिवालिक हिमालय, इसका निर्माण जो है वो 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व जो है हुआ था, और ऐसा माना जाता है कि आज भी जो हिमालय है उसका निर्माण चालू है, क्योंकि ये उत्तर पूर्व दिशा में खिसक रहा है, और जैसे जैसे खिसक रहा है वैसे वैसे हिमालय की ऊंचाई जो है वो बढ़ती जाएगी, और साल दर साल उसमें 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई जो है वो बढ़ती जा रही है। तो शिवालिक जो है वो हिमालय पर्वत श्रेणियों की सबसे दक्षिणी वाला जो श्रेणी है उसको बोलते हैं शिवालिक। तो इसको हम इरेज कर दें ये सारी चीज़ें। ये जो सबसे दक्षिणी श्रेणी है इसका नाम है शिवालिक, और ये सबसे ज़्यादा नवीन पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रेणियों में भी सबसे नवीन जो है वो शिवालिक पर्वत श्रेणी है। ये पश्चिम से शुरू होता है और पूर्व में जाते जाते सिक्किम जाते जाते ये लघु हिमालय में ही जो है वो विलीन हो जाता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में फिर से थोड़ा थोड़ा सा निकल करके चला आता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों के नाम से उसको जानते हैं। शिवालिक हिमालय जो है इसको वाह्य हिमालय भी कहते हैं, वाह्य हिमालय। यह हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है। इसे वाह्य यानी कि आउटर हिमालयन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इसका जो विस्तार है वो कोसी नदी तक, जो नेपाल से एक नदी बहती है कोसी नदी, जो बिहार तक जाती है, तो कोसी नदी तक इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे मध्य हिमालय में ही मिलती चली जाती हैं। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक यह मिली रहती है, और फिर अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय थोड़ा थोड़ा सा निकल करके कुछ पहाड़ियाँ बना देती हैं। फिर इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 900 से लेकर के 1200 मीटर है, यानी कि ये इन सभी पर्वत श्रेणियों की अपेक्षाकृत में कम ऊंचा है शिवालिक हिमालय। इसके बीच में जो ये दर्रा पड़ता है, दरार पड़ता है, वृहद सीमांत दरार इसको बोलते हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, यानी मध्य हिमालय, ये मध्य हिमालय और वाय हिमालय जिसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय,
इसके बीच में जो दरार पाया जाता है, इन दरार को क्या बोलते हैं? तो इन दरार को बोल देते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ये है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लें। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में शचर जोन पाया जाता है। वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं MCT, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और फिर लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो थ्रस्ट पाया जाता है फॉल्ट, उसको बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो ये हो गया अपना शिवालिक हिमालय के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें। इसमें जो मैदान होता है, जिस प्रकार से इसमें घाटियाँ हमने देखा, वृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच में क्रमशः जो घाटियाँ हैं, जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, हिमाचल में कुल्लू कांगड़ा घाटी, नेपाल में काठमांडू घाटी, सिक्किम में चुंबी घाटी, उसी प्रकार से लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में भी घाटियाँ पाई जाती हैं। उन घाटियों को उत्तराखंड में दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। जैसे देहरादून और द्वार बोलें तो हरिद्वार। तो हरिद्वार और देहरादून ये लघु हिमालय और वृहद शिवालिक हिमालय के बीच में उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं। तो ये हो गई कुछ इसकी बेसिक बातें। अब देखें, यही जो हिमालय पर्वत है वो जब उत्तर पूर्व वाले राज्य में आता है तो वो थोड़ा सा दक्षिणावर्त हो जाता है। तो इसको सारा इरेज कर दें, तब चीज़ें आएंगी समझ में थोड़ी सी। इसमें कुछ दर्रे हैं, कुछ हिमनद हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं उसको फिर और कभी कर लेंगे एक एक वीडियो में छोटा छोटा। अब जैसे उत्तर पूर्व के राज्य अगर हम बनाएंगे, ये हो गया सिक्किम, फिर ये अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये है। अब जब हिमालय आता है तो उत्तर पूर्व के राज्यों में भी ऐसे आता है। और फिर यहाँ से जो दिहांग महाखंड है, दिहांग महाखंड से दक्षिणावर्त हो जाता है। उसके बाद ये इसके अलग अलग कह लें कि पर्वत मालाएं बन जाती हैं, पर्वत श्रृंखलाएं बन जाती हैं। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला ऐसे बन गई, फिर इधर एक पर्वत श्रृंखला बन गई, फिर नीचे एक पर्वत श्रृंखला और बन गई, इधर पर्वत श्रृंखला बन गई। अभी सबके नाम देख लेंगे। और यहाँ पर 4 पर्वत श्रृंखलाएं बन जाती हैं। तो ये हिमालय पर्वत के ही विस्तार हैं। हिमालय पर्वत जब उत्तर पूर्व में आता है तो दिहांग महाखंड, जो कि तिब्बत और अरुणाचल के बॉर्डर पर है, यहाँ से दक्षिणावर्त हो जाता है। दक्षिणावर्त हो करके ये अरुणाचल प्रदेश में एक इसकी श्रेणी बन जाती है जिसको बोलते हैं पटकाई बूम। पटकाई बूम। फिर ये एक श्रेणी है, इस श्रेणी का नाम क्या है? तो इस श्रेणी का नाम है लुश, या इस वाले को बोल देते हैं नागा, नागा पहाड़ी। और ये नागा पहाड़ी कहाँ है? नागालैंड में है, जो कि नागालैंड और म्यांमार के बीच में प्राकृतिक सीमा का भी काम करती है। फिर इसके नीचे आ गया मणिपुर। मणिपुर में भी एक पहाड़ी है, इसका नाम है लैमाटोल। लैमाटोल। तो लैमाटोल कहाँ है? तो मणिपुर में है। तो अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम। पटकाई बूम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड में नागा पहाड़ी है, मणिपुर में लैमाटोल पहाड़ी है, और मिज़ोरम में मिजो पहाड़ी है। त्रिपुरा में जो पहाड़ी है उसको त्रिपुरी पहाड़ी कह देते हैं, त्रिपुरी पहाड़ी। इसके राज्य के नाम के से ही इसका नाम पड़ गया है त्रिपुरी पहाड़ी। इसके बाद असम में 2 पहाड़ी हैं
जिसको पहाड़ी कम पठार ज़्यादा कहना चाहिए, ये दो पठार हैं जो कि असम में पड़ते हैं। एक का नाम है मिकिर, एक का नाम है रेंगमा। इस वाले पठार का नाम है मिकिर और इस वाले पठार का नाम है रेंगमा। ये दोनों पठार कहाँ पर हैं? तो ये दोनों ही पठार हैं असम में। यहाँ लिख रहे हैं ये दोनों ही पठार असम में हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि ये दोनों ही पठार हिमालय के पार्ट नहीं हैं, ये हिमालय के हिस्से नहीं हैं। ये सारे हिमालय के हिस्से हैं, लेकिन ये मिकिर और रेंगमा हिमालय के हिस्से नहीं हैं, बल्कि जो दक्षिण का पठार है उसका ही आगे का विस्तार है। फिर यहाँ पे एक असम में एक श्रेणी पड़ती है जिसका नाम है बराइल पहाड़ी, बोल देते हैं बराइल। तो बराइल श्रेणी कहाँ है? तो असम में है। ये हमारे हिमालय का पार्ट है बराइल पहाड़ी, लेकिन मिकिर और रेंगमा पहाड़ी जो है वो हिमालय का पार्ट नहीं है। इसके अलावा मेघालय में 3 पठार हैं, क्रमशः 3 पठार हैं। इसके नाम तो सबको पता होगा। एक का नाम है गारो, गारो। बीच वाले का नाम है खासी और सबसे पूर्वी वाले का नाम है जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। तो ये मेघालय में पड़ते हैं। ये भी हिमालय के पार्ट नहीं हैं, बल्कि जो दक्षिण का पठार है उसके पार्ट हैं। अरुणाचल प्रदेश में 4 श्रेणियाँ जो दिख रही हैं, जो शिवालिक श्रेणी थी, शिवालिक श्रेणी जो कि तीस्ता नदी तक आती है, कोसी नदी तक, हिमालय उसमें नेपाल और बिहार के पास में जो कोसी नदी बहती है वहाँ तक शिवालिक श्रेणी बाकायदे अच्छे से आती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो मध्य वाले हिमालय में ही मिलती जाती है। अरुणाचल प्रदेश में आकर के शिवालिक फिर से थोड़ा सा निकल आती हैं, तो वो 4 श्रेणियों के रूप में जानी जाती हैं। ये चारों श्रेणियाँ जो हैं अरुणाचल प्रदेश की, ये शिवालिक के ही पूर्वी विस्तारित पहाड़ियाँ हैं। इनके नाम यहाँ पे जो स्थानीय जनजातियाँ पाई जाती हैं उसी नाम से इन चारों पहाड़ियों का भी नाम है। एक का नाम है डफला, इसको हम डाफला भी बोल देते हैं, डाफला। फिर ये है मेरी, ये वाली पहाड़ी है अबोर, और ये वाली पहाड़ी मिश्मी। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये पहाड़ियाँ शिवालिक के ही पार्ट हैं और यहाँ के स्थानीय जनजाति के नाम पर रखा गया है। जैसे गारो, खासी, जयंतिया भी यहाँ की जनजातियाँ हैं, तो उन जनजातियों के नाम पे इस पठार का नाम रख दिया गया है। तो सारे का फिर से एक बार नाम देख लें। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी शिवालिक के पार्ट अरुणाचल प्रदेश में चारों ही। पटकाई बोम हिमालय के ही पार्ट हैं, जो कि दक्षिणावर्त हो गया है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। नागा पहाड़ी नागालैंड में, लेमाटोल पहाड़ी मणिपुर में और लोकटक झील भी मणिपुर में है। बराइल जो श्रेणी है वो असम में और हिमालय का पार्ट है। त्रिपुरी पहाड़ी त्रिपुरा में है, हिमालय का पार्ट है। मिजो पहाड़ी मिज़ोरम में है, हिमालय का पार्ट है। लेकिन मिकिर और रेंगमा जो कि असम में है और गारो, खासी, जयंतिया जो कि मेघालय में है, ये दक्षिण के पठार का ही कह लें उत्तर पूर्वी विस्तार है। ये हिमालय के पार्ट नहीं है, 5 जो नाम लिखा हुआ है। तो हो गया उत्तर पूर्वी के जो पहाड़ियाँ और पठार हैं, इसके बारे में जानकारियाँ। अब मेरे ख्याल से चीज़ें जो हैं कंप्लीट हो गई हैं, अब कोई चीज़ रह नहीं गई। अब इसके बाद उसमें हम देख लेंगे कि नदियों के आधार पर कैसे हिमालय पर्वत को बांटते हैं। एक बुरार्ड करके कह लें जियोग्राफर हैं, उन्होंने इसको बांटा था नदियों के आधार पर हिमालय को, उसको देख लेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो इसमें हिमालय के बारे में इतना।